हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो ये आपका पेपर है टीजीटी सीएस जो हम पेपर कर रहे थे, उसी में कंटिन्यू थर्ड पेपर है। टीजीटी सीएस के मेरे पास टोटल 5 पेपर आए थे, उनमें से तीसरा पेपर है टीजीटी सीएस। और ये आपका पेपर हुआ था 25 तारीख को, जो पिछली डेट थी उसी डेट पे। लेकिन ये जो पेपर था ये आपका थर्ड शिफ्ट का था। पहली 2 शिफ्टें हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद अब कोशिश करेंगे कि ये वाली शिफ्ट पूरी आज कंप्लीट हम कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और जो लोग हिंदी के लिए कह रहे हैं मेरे पास जो फाइल है वही इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में कैसे कराऊं, पीपीटी बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। अगर हो पाता तो मैं ये कर लेता, मैं अपनी तरफ से खुद ही एफर्ट कर लेता, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। हिंदी में अभी नहीं हो पाएगा, चैप्टर वाइज वगैरह मैं कराऊंगा तो वो बाइलिंगुअल करा लूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप कोशिश कर लेंगे आपको ये पेपर हिंदी में कहीं से मिल जाए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आपस में टच में होंगे, आपको ये कहीं से मिल जाए तो आप उसे हिंदी में कर सकते हो। बाकी मेरे पास जो भी पेपर आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि वो, अगर मेरे पास दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं तो मैं आपकी हिंदी में कराने का प्रेफर करूंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि इंग्लिश में ये ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर सेकेंड। जब भी स्टेटमेंट लीटर पर सेकेंड में आ जाए तो एक बात आपको याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है उसमें 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब इसका रिलेवेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक द टैंक हाफ एम्प्टी, यानी कि आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। बाकी हम दोनों लैंग्वेज में चल रहा हूँ, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इफ द टैंक इज 5.6 मीटर इन डायमीटर, अगर डायमीटर 5.6 है तो मुझे पता है मेरा काम तो रेडियस से होता है, तो रेडियस 2.8 हो जाएगी। अब टैंक कैसा है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, यानी कि अर्धगोला है। अर्धगोला यानी कि ऐसे टैंक की बात कर रहा है। अर्धगोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम मेरे को पता है कितनी होती है, कितनी होती है इसकी वॉल्यूम होती है आपकी 2/3 पाई आर की क्यूब, जो कि आपकी स्फेरिकल टैंक की आधी होती है, यानी कि गोले की आधी होती है। वॉल्यूम इतनी होती है, मैंने बोला वॉल्यूम इतनी होती है, और इसने मेरे से टाइम पूछा है तो मैं पहले वॉल्यूम ही निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो 2/3 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर की वैल्यू मैंने यहाँ से 2.8 निकाली ली है, तो 2.8 या फिर 28 ही बोल देते हैं, 28 डिवाइडेड बाई 1000। क्योंकि मेरे से यहाँ पे टाइम पूछा है और मेरे से को टाइम निकालने के लिए मेरे को यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो मैं सीधे सीधे यहाँ से बोल सकता हूँ 10 हो जाएगी कि मैं इसको लीटर में चेंज कर लेता हूँ। भाई वॉल्यूम को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, जिससे क्या हुआ ये पूरा कट हो गया, और 7 चौक 28 ये कट हो गया। यानी कि मेरे पास यहाँ पे कितने लीटर का टैंक मिला, ये कितने लीटर का टैंक मिला, ये यहाँ से मेरे को ये पता चल जाएगा कितने लीटर का मिला। मैं इसे बोल सकता हूँ 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 इंटू और 28, और 28 हमारा होता है 784, 28 का स्क्वायर, और डिवाइड में बच जाएगा कितना हमारा 3। अब टाइम निकालने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि पर मिनट ही पानी कितना आ रहा है इसमें। पर मिनट की अगर मैं बात करूं, अगर 5 लीटर पर सेकंड है तो पर मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितना पानी हो जाएगा, 6 पंजे 30, 300 लीटर। बस 300 से इसको डिवाइड कर देते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 300 यहाँ हो जाएगा। 300 से मैंने डिवाइड करा तो ये तो मेरे लीटर थे, 300 में से मैंने डिवाइड करा तो मेरे को यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। भाई 1 मिनट में 300 लीटर पानी भरता है, तो इतने भरने में कितना टाइम लगेगा, ये आ गया 300। अब अगर मैं इसको काटा पीटी करूं, लेकिन एक और चीज है कि हाफ टैंक की बात कर रहा था, ये तो टोटल टैंक है, तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड और कर देते हैं। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 पे चला जाएगा, और तो कुछ जाएगा नहीं, 8 4 12 और 7 19, नहीं और कुछ तो नहीं कटेगा। तो 784 मल्टीप्लाई में 8, एक काम करते हैं 784 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी बनेगी क्योंकि 8 चौक 32 का 2 3 हासिल, 8 8 64 और 3 67 यानी 6 हासिल, और 8 7 56 और 6 आपका होते हैं 62। 6272 मल्टीप्लाई में 11 और डिवाइडेड बाई में 900। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत ईजी है। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 9 9 और 8 और 6,
आप सभी को पता होना चाहिए, पहले ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला जोड़ा, फिर ये वाला जोड़ा, फिर ये वाला जोड़ा, और फिर लास्ट में ये वाला। ठीक है, आपको पता होगा जहां तक है। अब 900 में से 9 से काट देते हैं, जो भी आएगा उसके दो पहले जीरो लगा देंगे। 9 सत्ते 63, कितना बच गया 63 यानी कि 5, और 9 6 54, कितना बच गया 5, फिर 9 6 54, फिर 9 6 54, और ऐसे करके थोड़ा सा आगे तक चला जाएगा। तो 76.66 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 76 आपका एक ही ऑप्शन था, तो इसके आगे करने की भी कोई जरूरत थी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, कई बार आए हैं और कई बार हम इसे देख भी चुके हैं, और लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस साइड में और चला जाता। वैसे भी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोगों पे वैसे भी नहीं होते। मैं तो आपको सही बताऊं तो शुरू में मेरे से भी नहीं होते थे। जब मैंने शुरू में देखे थे तो मेरी भी माथा पच्ची हो गई थी, लेकिन फिर टाइम के साथ मेरा भी रिदम पे आ गए। तो सपोज P वेरीज एज द सम बोला है। पहले क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता था सिर्फ एक ही डिजिट के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, P जो वेरी कर रहा है वो सम के साथ वेरी कर रहा है। सम ऑफ टू क्वांटिटीज विच वन वेरीज डायरेक्टली टू Q एंड अदर इज इनवर्सली टू Q। यानी कि P जो वेरी करता है वो एक सम पे वेरी करता है, जो एक बार तो डायरेक्टली है, एक बार तो डायरेक्टली है Q के, और प्लस में एक बार जो है वो इनडायरेक्टली है Q के। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल मानना होता है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल मान लेते हैं K1 और K2। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने मेरे को कहा इक्वेशन देते हुए कि P अगर इक्वल टू 21 है तो Q जो है वो 5 है। तो पहली इक्वेशन मेरे से ये कह रही है, पेन चेंज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन मेरे से ये कह रही है कि अगर P जो है वो 21 है तो Q जो है वो 5 है। जहां जहां Q है वहां पे 5 डाल दो। 5 K1 प्लस में K2 अपॉन में 5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मेरे को यह कह रही है, फिर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले। तो 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी कि 105। 105 इज इक्वल टू 25K प्लस में K2। ठीक है, ये K1 है, ये K2 है। सेकेंड इक्वेशन मेरी ये कह रही है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन से तो क्वेश्चन सोल्व होता नहीं है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन मेरी ये कह रही है कि अगर P जो है वो 12 से ही 5/3 यानी कि 12 3 36 और 5 41, यानी कि P जो है वो 41/3 है, तो Q जो है वो 3 है। Q की जगह 3 डाल देते हैं। 3K1, और ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। 3K1 प्लस में 3K2 डिवाइडेड बाई में Q। ठीक बात है, सॉरी ऊपर 3 गलत लिख दिया, नीचे आने का 3, नीचे आएगा 3, नीचे आएगा 3। हाँ जी, तो ये तो K2 आएगा और ये आएगा 3। ठीक है, यहां से जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो इस 3 से तो ये 3 डिवाइड में कट जाएगा, यानी कि 41 इज इक्वल टू कितने के, 3K1 प्लस में K2 के। अब यहां से जब मैं इक्वेशन सोल्व करूंगा तो वो आप कर लेना, यहां से मेरे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी 4 और K2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी 5। ठीक है, यहां से K1 की वैल्यू 4 आ जाएगी और K2 की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। तो मेरे से रिलेशन P और Q के बीच में पूछा था, तो K1 की वैल्यू 4 हो गई और K2 की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन यहाँ से निकली थी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकली थी, इन दोनों को शॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे K बराबर है तो K माइनस कर देंगे, सब माइनस कर देंगे सब कुछ, तो एक K से K कट हो जाएगा। यहाँ पे 3K माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा आपका, ये कर ही देता हूँ ना, यहां से 3K माइनस होगा तो ये हमारा आ जाएगा 22K1 इज इक्वल टू, क्योंकि 105 में से ये भी माइनस होगा तो ये हमारा आ जाएगा 64। हाँ एक सेकेंड, ठीक है कट हो गया, 3 3 9 आएगा ना, ये 9 के आएगा, 9K। तो ये माइनस होगा, तो यहां से आएगा आपका, सही है मैंने कर लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। 25 यानी कि 16K, तो 16 चौका 64 यानी कि K1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब K1 की वैल्यू आप चाहे इसमें उठा के रख दो चाहे इसमें उठा के रख दो, आपको K2 की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है आगे वाले आने वाले पेपरों के लिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, शिवा बोट ए बाइसिकल एट 15% डिस्काउंट। अगर उसका एमपी जो है वो 100% था, तो शिवा ने बोट जो करी, यानी कि शिवा का सीपी जो हुआ वो 15% डिस्काउंट यानी कि 85 हो गया। Had he bought 21% discount, he would have saved 540 rupees। अगर वो 21% के डिस्काउंट पे खरीदता, अगर CP2 की अगर मैं बात करूं 21% के डिस्काउंट पे खरीदता, यानी कि 79 पे खरीदता, तो उसको लेवल 540 रुपए का फायदा होता। मेरे हिसाब से कितने का फायदा होता? 6% का फायदा होता। 6% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है? 540 दी है। और मेरे से 100% की लेबल्ड वैल्यू पूछी है, यानी कि एमपी पूछा हुआ है। आप एमपी बोल लो, लेवल प्राइस बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, ये एमपी की बात कर रहा है। 100% की बात करूं तो 6 नीम 54, तो 900 और एक जीरो लग जाएगी, तो 9000 हमारा यहाँ पे, 9000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विद्या कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 मिनट में ट्रेवल करती है। भाई 8 किलोमीटर 40 मिनट। अब उसके बाद उसने कहा कि उसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करा 3/5 टाइम में। हाफ डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हाफ डिस्टेंस हो जाता है 4 किलोमीटर। 3/5 टाइम की बात करूं तो 40 का 3/5 टाइम 5 अट्ठे 40, 8 दिया 24 मिनट होता है। अब ये तो ट्रेवल कर लिया उसने। अब उसने आगे बोला, व्हाट स्पीड शुड ही सी मेंटेन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम। अगर वो रिमेनिंग टाइम के अंदर ही रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? रिमेनिंग डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, रिमेनिंग टाइम कितना है? 18 मिनट। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड मेरे से पूछिए, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरा? 4 किलोमीटर, टाइम कितना है? 18 मिनट। किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड पूछी हुई है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से 18 मिनट है ना, सॉरी ये मिनट है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से 10 टाइम्स, 6 6 दूनी 12, 6 18। कटना चाहिए था 16, सॉरी 16 मिनट बचेगा ना, 18 16 मिनट बचेगा। मैं वही तो 4 चौक 16, क्योंकि डिजिट तो उसमें नंबर तो है ही नहीं, और 4 से काटेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था? सेकंड ऑफ थ्री नंबर्स इज द सेकंड ऑफ थ्री नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। सेकंड ऑफ थ्री नंबर यानी कि पहले और दूसरे के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से बनता है, जनरली इसी तरीके से बनता है। सेकंड और फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड ऑफ थ्री नंबर इज 3 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर। अगर पहला नंबर 1 है तो सेकंड नंबर जो है वो 3 है। एंड द थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर जो है वो 5 टाइम्स है किसके? फर्स्ट नंबर के। 5 टाइम्स है तो सीधा बोल सकता हूँ 1 का 5 होगा, यानी कि इनका रेशो जो आ गया वो मेरे पास 3:1:5 आ गया। इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 12, देन द स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। भाई मेरे को एवरेज दिया हुआ है कितना? 12। कितने नंबर्स का? 3 नंबर का, तो टोटल मैं बोल सकता हूँ कि 36 होगा। मेरे हिसाब से टोटल कितना है? मेरे हिसाब से टोटल हमारा बनना है 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 36। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, यानी कि 1 की वैल्यू पूछी है, तो 9 चौक 36, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1452 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कुछ नहीं, इसके फैक्टर्स करने हैं, आप किसी भी तरीके से फैक्टर्स कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा करे। जैसे कि मेरे को ये 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है और 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मैं 4 से काट लेता हूँ। मैंने जब इसे 4 से काटा तो ये 4 दिया 12, 2 बच गया, 4 सिंह 24 और 4 दिया 12, ये 4 और 363 में टूट गया। अब मेरे को पता है ये तो परफेक्ट स्क्वायर, इसको तोड़ लेते हैं। मैंने इसे 3 से डिवाइड करा, तो क्योंकि मेरे को दिख रहा था, और मेरे को यहाँ पे 121 मिल गया। मेरे को पता है कि ये भी 11 का स्क्वायर होता है और ये भी 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसकी मेरे को जोड़े नहीं मिल रहे। अगर मेरे को एक ही नंबर जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर में कर देता हूं, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? 2 × 11 × में
3 आप चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, आप ऐसे तरीके से फैक्टर निकाल सकते हो, जैसे आप करते हो वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं भी ऐसे करूंगा, लेकिन डिजिट छोटी थी तो मैंने सिंपल ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या बोलते हैं, सर्व्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है। 25 की पावर है कुछ, 5 की पावर है कुछ, 125 की पावर है कुछ, √5 की पावर है कुछ, मेरे से वैल्यू पूछी है इस पूरी इक्वेशन की। मैंने बोला मैं बेस बराबर करता हूँ तभी तो मैं कुछ प्रॉब्लम कर पाऊंगा। मैंने बोला इसको अगर मैं बोलूं तो इसको मैं 5 की पावर 2 की पावर 5.4 बोल सकता हूँ। ये तो 5 की पावर 6.2 है ही, ठीक है। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहां से अगर मैं डिवाइड लगाऊं और ब्रैकेट बंद करूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ 5 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर 3 की पावर 4.2 मल्टीप्लाई में इसको, क्योंकि अंडर रूट अगर मेरे पास यहाँ पे क्यूब है किसी भी नंबर पे लिखा हुआ, जैसे कि सपोज 2 के ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3, ठीक है। इसी तरीके से मैं अंडर रूट 5 के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 1/3। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं 5 की पावर 1/3, और क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10.2, ब्रैकेट में बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो पावर यहाँ पे जुड़ जाएंगी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.8, और 10.8 तो 6.2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 17 डिवाइडेड बाई, यहां से मैंने देखा 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 यानी कि 12.6 पावर हो जाएगी। यहां से मैं देखूं तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 पावर हो जाएगी। 12.6 प्लस में 3.4 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 16 हो जाएगा। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है यानी कि 5 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम थोड़ा सा पानी पिएंगे। Yes, expenditure for a month is 15,000 and is saving are 20% of the monthly expenditure. यस का जो एक्सपेंडिचर है वो तो 15,000 है। अब सेविंग सीधे सीधे बताने की जगह इसने रिलेशन बता दिया सेविंग का एक्सपेंडिचर के साथ, कि एक्सपेंडिचर का 20% जो है वो सेविंग है। तो सेविंग में बोल सकता हूँ कि 15 दूनी 30 यानी कि 3,000 है। भाई निकालने की तो जरूरत नहीं है कि 15,000 मल्टीप्लाई में 20/100 ऐसे करके निकालने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 15 दूनी 30 यानी कि 300 और जी एक जीरो और लग जाएगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर इतना है, सेविंग इतना है। इफ हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%। अब मेरे को इनकम नहीं पता, अब मेरे को इनकम के बारे में ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनकम जो है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी कि व्यय प्लस में बचत, ठीक है। अब मेरे को व्यय पता है, मेरे को बचत पता है, तो मैं इनकम यहां से बोल सकता हूँ कि इनकम जो है वो 18,000 है, ठीक है। उसने कहा इनकम में 15% की इंक्रीज हुई। पेन को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें इंक्रीज करनी है। अगर यहाँ पे 15% की इंक्रीज हुई तो मैं बोल सकता हूँ कि 18,000 का 15% ये लगभग लगभग 15 225 और 15 दिया 45 यानी कि 270 यानी कि 2700 का इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग ऐसे निकाल लेना, 18,000 का 15% डिवाइडेड बाई 100, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और यहाँ पे 00, ठीक है। 2700 यानी कि इंक्रीज हुई कितने की, 2700 की। फिर उसने कहा कि इसकी सेविंग में भी इंक्रीज होती है 5% की। अब इसका तो सीधा मैं 5% बोल सकता हूँ, कितना होता है 5 या 15 यानी कि 150 की इंक्रीज होती है। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब उसने कहा कि नेट इंक्रीज कितना होगा मंथली एक्सपेंडिचर में। ऑप्शन जो है वो रुपए में, अगर परसेंट में होते तो बात अलग थी, रुपए में है तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ भाई 2700 की इंक्रीज हुई थी, 150 उसमें से सेविंग में चले गए तो बाकी उसने एक्सपेंडिचर में डाल दिए होंगे। बाकी अगर उसने एक्सपेंडिचर में डाल दिए होंगे तो कितने एक्सपेंडिचर में डाल दिए होंगे भाई, 2700 माइनस में 1050 यानी कि 2550 रुपए उसने यहाँ पे एक्सपेंडिचर में प्लस कर दिए होंगे। तभी तो सेविंग सिर्फ 150 रुपए हो रही है ना, 2550। तो बस यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे बाई चांस पूछ लेता कि एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया तो आप बोल देते कि 2550 डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100, यहां से परसेंट निकल के आ जाता। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, ऑप्शन नंबर
3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी तरीका कैसे ये भी बन सकता है, तो ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का नया रेशो क्या होगा, कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। तो आप फ्रेम करना सीख जाओगे धीरे धीरे, क्वेश्चन फ्रेम होते कैसे एक्चुअल में, ठीक है। इन ए कंपनी ऑफ 432 एम्प्लॉइज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इज 5:4। भाई मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो 5:4 है और टोटल एम्प्लॉई है 432। चलो आगे देखते हैं। व्हेन सम न्यू फीमेल एम्प्लॉइज आर ज्वाइन, क्या एम्प्लॉई ज्वाइन हुई, कुछ फीमेल एम्प्लॉइज जो है वो ज्वाइन हो गई। द रेशियो बिकम 3:5, रेशियो जो है वो 3:5 हो गया। हाउ मैनी न्यू फीमेल हैव ज्वाइंड द कंपनी, कितनी नई फीमेल ने कंपनी ज्वाइन करी। भाई मेरे को नहीं पता अभी, मेरे को ये पता है कि टोटल जो है वो 432 है। मेरे हिसाब से 5 और 4 9 होनी चाहिए, यानी कि 9 की वैल्यू इतनी है। अगर मैं 9 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45 होता है, तो 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72, 1 की वैल्यू 48 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि फीमेल जो है वो 48 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि 8 चौक 32 और 4 चौक 8 चौक 32 4 चौक 16, यानी कि 192 फीमेल पहले थी। लेकिन इसमें कुछ ऐड हो गई फीमेल, तब जाके ये रेशो बना। लेकिन मेल के साथ ये सीन नहीं है। मेल के साथ क्या सीन है, मेल का जो 48 मल्टीप्लाई में 5 आएगा टोटल, वही यहाँ पे टोटल होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ के 3 की वैल्यू जो है वो 48 मल्टीप्लाई में 5 होगी। अब मेरे को तो निकालना सिर्फ ये है ना कि फीमेल न्यू एम्प्लॉय कितनी होंगे, तो मैं फीमेल निकाल देता हूँ, ये तो इसके हो गए, तो 5 की वैल्यू निकाल देते हैं। 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से, एक सेकंड, 48 मल्टीप्लाई में, हाँ 5 की 48 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई में ये वाला 5, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पे फीमेल कितनी हो जाएंगी न्यू 400। यहाँ पे अगर आपसे मेल पूछता तो यहाँ पे मेल कितने आते हैं 48 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। 192 प्लस में फीमेल जो है जो ऐड हुई थी उसकी वैल्यू हमारे पास 400 आ गई। तो यहाँ से फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई, फीमेल की वैल्यू यहाँ से 208 आ गई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 208 फीमेल। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब करने को तो पता नहीं कैसे कैसे कराएगा कोई, मेरे को नहीं समझ में आता, तो करने के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने पोज करके पढ़ लिया होगा। 1 मिनट दो, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन कम ही आता है, अभी तक आया भी नहीं है, तो मेरे को ये समझाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी ज्यादा, और थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, कट इनटू 2 पार्ट्स एट हाफ इट्स हाइट। एक कोन है यानी कि शंकु है। ये क्या हुआ, जब भी मैं कोई अच्छा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ ना, ये देखो अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ही। क्यों भाई, पता नहीं क्यों ये होता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। थोड़ी पेन की सेटिंग गड़बड़ हो रही है शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जो कोन है उसे हाफ हाइट से कट किया जाता है। द कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, तो कोन बना लेते हैं, यानी कि शंकु होता है कोन, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया था, ये जी शंकु बन गया, ठीक है। क्या है इसका, मेरे को रेडियस दी हुई है कितनी 6 सेंटीमीटर और मेरे को हाइट दी हुई है कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर मेरे को यहाँ पे हाइट दी हुई है। फिर वो मेरे से कहता है इसको कट किया जाता है पैरेलल टू इट्स सर्कुलर बेस, जो पैरेलल सर्कुलर बेस है इसके पैरेलल कट किया जाता है
द कट इज गिवन पैरेलल टू सरफेस पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 2 हाफ्स, ठीक है हाफ में, यानी कि यहां से अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो यहाँ पे जो हाइट बचेगी ऊपर वाले की 7 बचेगी, नीचे वाले की 7 बचेगी, ठीक है। और इसी तरीके से सेम काम होगा आपका किसके साथ, रेडियस के साथ नहीं होगा सेम काम, ये याद रखना कि रेडियस के साथ सेम काम नहीं होगा बस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम और इसका आपको कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा हुआ है। मेरे को पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल कोन जो होगा वो पाई आर एल होगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो होगा वो पाई आर प्लस आर और एल होगा, ठीक है। अब इसकी एल और इसकी एल दोनों की अलग अलग है, तो मैं इसको किस रंग से लिखूं, व्हाइट से तो दिखाई नहीं देगा, रेड से लिखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी एल और इसकी एल जो है वो अलग अलग है। अरे रे हिल गया। इसकी एल और इसकी एल जो है वो अलग अलग है। अब जो इसकी एल है, फ्रस्टम की जो एल है, ये एक्चुअल जो एल होगी, ये पूरी की पूरी जो एल है, फ्रस्टम की जो एल है वो एल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी एल की जो है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चन लगाओगे, कितने भी निकाल लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पूरे की एल की हाफ हो जाएगी फ्रस्टम की एल, क्योंकि हाफ से कट हुआ है, तो रेशियो सिर्फ सिंपल ये बन जाएगा। अब मेरे को क्या पता है भैया, मेरे को आर और आर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आर रेडियस भी हाफ हो जाएगी, ये वाली रेडियस जो है, ये वाली रेडियस भी हाफ हो जाएगी, यहाँ पे 6 थी तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। मैंने थोड़ा स्टेटमेंट गलत बोल दी, रेडियस सब कुछ हाफ ही हो जाएगा ना, जब कट हुआ है तो सब कुछ हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम्स हाफ नहीं होंगी क्योंकि वो रेशियो में काम करती है, लेकिन बाकी सब चीजें हाफ हाफ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रेडियस 7 हो गई, ये हाइट 7 हो गई, ये जो आपकी क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट जो होती है, स्लैंट हाइट भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि L/2 हो जाएगी। रेडियस को मैं बोल सकता हूँ कि ये 6 होगी, तो ये वाली जो है वो 3 होगी। यहाँ से पाई से तो पाई कट हो ही जाएगा, रेशियो पूछा है मेरे से। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि L से ये L कट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को बच जाएगा R, रेशियो में R प्लस R यानी कि 9 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये जो रेडियस है वो कितनी है, वो 6 है, ये 6 है तो ये 3 और ये 2, यानी कि यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, तो 4:3 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कहीं आप ये निकालने लग जाओ कि इसकी एल कितनी है, फिर उसकी एल की हाफ करने लग जाओ, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए एज इट इज। जब मतलब अगर 2D 3D पढ़ाया गया, मैं पढ़ाने लग गया, तो मैं आपको ये क्वेश्चन की क्लियरिटी दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे उसमें होता है। आप सर्कल को भी काटते हो, आप गोले को भी काटते हो, आप कोन को भी काटते हो, और कोन पे कटोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें एक्चुअल में फ्रस्टम का कुछ नहीं निकालना होता, वो होते सिर्फ रेशियो बेस ही, ठीक है। फ्रस्टम का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, फ्रस्टम बनाएगा वो कोन को कट करके, वो एक्चुअल में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, ना कि आपको फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा के उसमें निकालना होगा, ठीक है। सीधा फ्रस्टम आपको देके पूछ लिया फिर तो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आई होप मैं 10वां क्वेश्चन आपको समझा पाया हूँ, नहीं समझा पाया हूँ तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, थिकनेस को थोड़ी कम कर देते हैं और यहाँ पे इसको चेक लेते हैं चेंज। A motorboat goes 24 kilometer upstream and comes back to the starting point in a total of 1 hour and 48 minutes, sorry। तो 1 hour 48 minutes को पकड़ लेते हैं पहले। 1 hour 48 minutes को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसको मैं काटूंगा 12 से, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि 5 एकम 5, यानी कि 9/5 आवर्स की बात कर रहा है। मैंने इसे क्यों चेंज करा ऐसे, क्योंकि मेरे को या तो आवर्स में या तो मिनट में निकालना पड़ेगा। अब किसी भी तरीके से चेंज कर लूं। द स्ट्रीम इज रनिंग 3 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम जो है, यानी कि स्ट्रीम की जो रनिंग है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम लग रहा है 9/5 घंटे। किस काम में लग रहा है, जब 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम जा रहा है, प्लस में 24 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है इसे बोलने में, उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है।
अब इस पूरे काम में टाइम कितना लग रहा है, 9/5 घंटे। अब इसने कुछ पूछा हुआ है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। ये मेरे को एक ही क्वेश्चन देता है, एक ही क्वेश्चन देता है इस तरीके के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, अब एक तो नॉर्मल तरीका है, इसको नॉर्मल तरीके से चले जाओ कि बोट को बोट मानो, यहाँ पे 3 रखो, क्वाड्रिक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेंगी, उसे सोल्व करो, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप हिट एंड ट्रायल लो। भाई मेरे को पता है कि 1.48 आवर्स है या फिर 9/5 घंटे, ठीक है। इसको इस तरीके से बाइफरकेट करो कि काम हो जाए, अपना अपना काम होना चाहिए, मेन मुद्दा ये है भाई। ये नहीं बिट रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है यहाँ पे स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और मेरे को 9/5 घंटे चाहिए, यानी कि मेरे को डिवाइड में कहीं ना कहीं 5 चाहिए। मेरे को यहाँ पे डिवाइड में जो है वो कहीं ना कहीं 5 चाहिए। तो 5 मेरा बनेगा कैसे, 5 मेरा कैसे बनेगा, मैं बोलूंगा अगर मैं बोट को, अगर मुझे 5 बनाना है तो मैं यहाँ 25 बना सकता हूँ। भाई 25 बना सकता हूँ तो मैं बोट को 22 ले सकता हूँ, ठीक है। इस 5 से देख रहा हूँ मैं, सिर्फ इस 5 को 22 लूंगा तो 25 बन जाएगा, 22 लूंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये 19 बनेगा। अगर ये 19 बनेगा तो 19 तो किसी से नहीं घटता, तो ये 5 नहीं बन सकता, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने 22 को हटा दिया। अब मैं इसके आगे वाला देखता हूँ, 24 के आगे वाला, क्योंकि 2 घंटे से कम का टाइम लग रहा है। 24 से आगे वाला अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा 27 ले लेता हूँ बोट को। अगर मैं 27 लूंगा तो ये 30 बन जाएगा, अगर मैं 27 लूंगा तो ये 24 बन जाएगा। मैं बोलूंगा भैया 24, अगर 30 के हिसाब से मैं चलाऊं प्लस में 24 के हिसाब से चलाऊं तो 1 घंटा तो यहाँ लग गया। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितने मिनट लग जाएंगे भाई, 30 दूनी 60, यानी कि 24 दूनी 48 मिनट लग जाएंगे। यानी कि मेरी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई, जो मैंने माना था कि बोट की स्पीड 27 है, तो वो सेटिस्फाई हो गई। आपको बस इस तरीके से लेना है, ठीक है। वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा टाइम को देखते हुए कि 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, उस हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 4 घंटा होता तो ये लगभग लगभग 1/4 के आसपास टाइम आता, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती, तो 1/4 के आसपास स्पीड कितनी होती, 7-8 के आसपास, ठीक है। ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो यहां से मेरे को पता चल गया, जो मैंने तीर तुक्का मारा था कि बोट की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर में, क्वाड्रिक भी सकता हूँ पर क्वाड्रिक में कोई फायदा है नहीं, ठीक है। क्वाड्रिक करोगे पजल हो जाओगे, और जिसको आती है वो उसको आती है, मैं ये नहीं कह रहा क्वाड्रिक नहीं होती, क्वाड्रिक भी इजिली लोग कर लेते हैं, पर जिनको आती है उनको आती है, जिनको नहीं आती है उनके सर के ऊपर से ही आती है, आप कितनी बार करा लो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बोट की स्पीड 30 हो गई, स्टीम की स्पीड मेरे को दी हुई थी कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। मेरे से क्या पूछा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू 38.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 38.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब है कि माइनस हो जाएगा, 27 मानी थी हमने, 30 नहीं मानी थी, ठीक है। अप स्ट्रीम है यानी कि 27 माइनस में 3 प्लस में 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 27 प्लस 3 यानी कि 30, ठीक है। निकाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा 24, मिटा देता है उसको है। ये हमारा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 लगा लेते हैं, 12 से काटेंगे, 12 24, 12 तिया 36, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 0, और 32/, नहीं कट रहा ना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 कट रहा है, ठीक कट रहा है। हाँ चलो 32, और ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 3 7, 74 डिवाइडेड बाई 30। सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कुछ काटा पीटी में गड़बड़ हो रही है। दोबारा लिखते हैं, ठीक है जी, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये हो गया 38.4, क्या है अप स्ट्रीम है यानी कि 24 हो जाएगी, प्लस में 42 जो है वो डाउन स्ट्रीम है यानी कि 30 हो जाएगी।
और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या जीरो लगाएंगे और 8 से काट लेते हैं, 8 या 24 30। अरे पता नहीं वहां काट कैसे 30 कैसे ला रहा था मैं, 12 दूनी 24 20 आता नीचे। चलो 30 ले आते हैं, 30 ही आ गया ना, 8 या 24 और 8 चौक 32 और 8 64। अब नीचे दोनों जगह 30 है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 48 42 यानी कि 90 या पूर्ण में 30 30 से इसको काटेंगे तो 2 आवर्स हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 3 आवर्स हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 11 के बाद चलते हैं 12 के पास। 12 हमारा लग रहा है इजी सा क्वेश्चन। थ्री फ्रेंड्स डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 7200 अमोंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ 5:4:9। तीन दोस्तों ने एक अमाउंट को 5:4:9 में अपने आपस में बांट लिया। If an amount of 400 rupees is added to each of their shares, what will be the new ratio? इसके लिए मेरे को पहले निकालना पड़ेगा लोगों के पास पैसा कितना गया। मेरे हिसाब से जो 7200 है, इसके हिसाब से जो 7200 है, मेरे हिसाब से 18 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 18 दूनी 36, 18 या 54, 18 चौक 72 यानी कि एक की वैल्यू हो गई 400। अगर एक की वैल्यू 400 हो गई तो मैं ये कह सकता हूँ इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई 2000, इस 4 की वैल्यू कितनी हो गई 800, इस 9 की वैल्यू कितनी हो गई 3600। अगर इन सब में 400 रुपए अगली बार ऐड कर दिए जाते तो नया रेशो पूछा है, 400 इसमें ऐड करा दो, 400 इसमें ऐड करा दो, 400 इसमें ऐड करा दो, ये 3600 होता। ठीक है, तो ये 4000 हो जाएगा, ये 8 और 4 12 यानी कि 1200 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 2400। दो जीरो दो जीरो दो जीरो खत्म, क्योंकि हमें तो रेशो निकालना है। और फिर किससे काट सकते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 छीन 24, 4 तिया 12, कुछ गड़बड़ कर रही है, 4 चौक 1600 होता है। मैं वही तो कहूँ बीच वाला रेशो गड़बड़ कैसा है। एक सेकंड दीजिए, 400 मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा जी 1600, 400 मल्टीप्लाई होगा तो, और प्लस 400 से ये हो जाएगा 2000। ठीक है, दो जीरो कट गई थी और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 6:5 और 4 से काटेंगे ये 10। अब ये कटेगा नहीं किसी से, तो 6:5:10 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसको जो करेगा उसको मिलेगा 5 रुपए का इनाम। मैं मजाक कर, study the given pie chart and bar graph, answer the questions that follows। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5000। अभी पकड़ लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको पकड़ेंगे, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर मेरे से इसने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ई, सॉरी स्कूल सी, स्कूल सी की बात कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। टोटल जो नंबर स्टूडेंट है ये 500 है, और फिर इसमें नंबर ऑफ बॉयज इन ईच स्कूल बोला है, ये तो 800 आ गया सीधा सीधा। स्कूल सी में जो बच्चे हैं, स्कूल सी में जो लड़के हैं वो तो 800 आ गए सीधे सीधे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, अब गर्ल्स निकालने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी है, इसको मिटा देते हैं। स्कूल सी में बॉयज जो है ये तो 800 हो गए, और फिर इसने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, स्कूल बी में 5% बच्चे हैं, स्कूल बी में 5% बच्चे हैं, 100% की वैल्यू जो है 500 है, तो 5% की कितनी हो जाएगी, 5% की हो जाएगी 25, 5% की हो जाएगी 25। बड़े कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स, 5000 थे क्या, मैं 500 पढ़ रहा हूँ, 5000 है, 5000 है सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितने 250। अब टोटल स्टूडेंट तो यहाँ पे 250 हो गए। अब इसमें से
इसमें से 150 जो है वो लड़के हैं, 150 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, लड़कियां बची 100। तो स्कूल बी गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगी हमारी 100। दो चीजें इसने बोली, दो चीजें हमने निकाली। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई, स्कूल ई के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, अगर 100% की वैल्यू 5000 है तो 35% है इसमें टोटल का। तो 20 से 20 कट हो जाएंगे तो 50 मल्टीप्लाई में 35, ये आपके टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे स्कूल ई में। स्कूल ई में यानी कि 5 या 15 और 25 यानी कि 1750 बच्चे हो जाएंगे। 1750 मेरे से क्या पूछा, इनका रेशो पूछा हुआ है, तो बस निकाल देते हैं रेशो। 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिंग 30 और 5 तिया 15 और 55 25 यानी कि 16:2:35 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इफ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस with a discount of 39% and 2 successive discount of 15% and 20% is 112। क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि एक मार्क प्राइस किसी प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, अब उसने दो तरीके के डिस्काउंट दिए। एक डिस्काउंट तो उसने दिया टोटल पे ही 39% का, एक डिस्काउंट दिया उसने पहले 15% का और फिर 20% का, यानी कि ये वाला केस सक्सेसिव का है। और जो इन दोनों पे बिका, यानी कि यहाँ पे अगर 100 मार्क प्राइस था और 39 डिस्काउंट दे दिया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कितना दे दिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा 7 और 3 10 यानी कि 61%। 61% पे सेल कर दिया, क्योंकि ये तो सक्सेसिव है। सक्सेसिव निकालने का तरीका आपको पता है, x प्लस वाई प्लस माइनस जो भी आए, x मल्टीप्लाई वाई बाई 100, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो 15 से 35 और यहाँ मैं डालूंगा तो 20 पंजे 5 या 15 यानी कि माइनस का 3, ठीक है। डिस्काउंट है क्योंकि ये माइनस का निकल के आएगा, ये प्लस का निकल के आएगा। चलो करा ही देता हूँ करेक्ट। 35 यानी कि यहाँ पे 33% का डिस्काउंट होगा। अगर एमपी यहाँ पे भी 100 है, उतना ही एमपी है और 33% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसने इसको 67% का बेच दिया। अब उसने बोला इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 112 का है, मेरे हिसाब से तो 6% का है, यानी कि 6% की वैल्यू 112 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6% आएगा ना। 67 कुछ, तो ये 32 आएगा भाई, ये 32 है क्योंकि 6 से कट नहीं रहा था, तो ये 68 है, तो ये 68% पे सेल होगा, ठीक है। तो डिफरेंस जो आएगा वो 7% का आएगा। डिफरेंस 7% का आएगा, 7 की वैल्यू ये, यानी कि 7 एकम 7 और 7 छिंग 42 और डबल 0 यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1600 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 के पास। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए टेक्स 6 days लेस देन द बी, व्हाट बी वुड हैव टेकन टू कंप्लीट ए वर्क, ठीक है। एक जो ए है, देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आंसर टैली के हिसाब से ही जाना पड़ेगा आपको, मतलब वो तो इसका सॉल्यूशन भी सकता है लेकिन मैं भी नहीं करता, ना मैं किसी को सजेस्ट करता कि इसका सॉल्यूशन करा जाए, जबकि ये इजी है करना। ए टेक्स 6 days लेस देन द बी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ए और बी जो है, अगर बी एक्स दिन ले रहा है तो ये एक्स माइनस 6 days ले रहा है। इफ ईच ऑफ देम वर्क अलोन, अलग 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 जब काम करते हैं, इफ बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 by 5 days। अगर ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 36 by 5 days जो है वो यहाँ पे ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ते हैं तो जब हम टोटल क्या निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क
डिवाइडेड बाय 1 डे का वर्क, ठीक है, वर्क डन इन वर्क डे 1 डे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 36 तो कहीं ना कहीं टोटल वर्क का मल्टीपल होगा, और जो ये 5 है ये कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा एक दिन के काम का। मैं ये बात कह सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई इस बात में दिक्कत थोड़ी ना है कि टोटल वर्क और वर्किंग जो है इतने की हो जाएगी। अब यहाँ मैं जस्ट सपोज करो कि यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस नहीं पता कि कौन सा राइट है। मेरे से क्या पूछा है क्वेश्चन, मेरे से क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क ऑफ 1/3 ऑफ इट। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि नीचे वर्क जो है वो 5 का मल्टीपल बन जाए किसी भी तरीके से। 5 बन सकता है, 15 बन सकता है, टोटल 25 बन सकता है, 30 बन सकता है, 105 बन सकता है, बस 5 का मल्टीपल बने। वो बनेगा कैसे कि भैया ये तो मेरा हो गया, ये तो मेरा टाइम हो गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वर्क मेरा x और x माइनस 6 होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से ऑप्शन उठाने स्टार्ट करता हूँ कि 1/3 जो काम है अगर वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो टोटल काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया है, ऐसा हो सकता है कि 4 नीचे वाला ऑप्शन हो, मैं एक गलत वाला भी लगा के दिखा दूंगा। भाई मैंने बोला 1/3 काम जो है फोर्थ में 4 दिन में करता, तो 4 दिया 12 टोटल काम हो गया। अगर 12 टोटल काम हो गया तो यहाँ पे जो है ए का जो टाइम लगेगा वो 12 डेज होगा। बी का टाइम क्या होगा, 6 कम होगा यानी कि 6 होगा। बी का टाइम क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। नहीं सॉरी, बी से तो कम लेता है ना, तो यहाँ पे 18 होगा। बी का टाइम जो है वो 18 होगा। अगर मैं यहाँ से अगर रेशो की बात करूं तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि इनका टाइम का रेशो 2 और 3 का बन जाएगा, तो वर्क का रेशो कह सकता हूँ 3 और 2 का बन जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे 3 और 2 का वर्क का रेशो मिल गया, जो कि मेरे को 5 चाहिए था। 5 मेरे को चाहिए था, मेरे को यहाँ पे वर्क का रेशो मिल गया। बस मेरे को एक बार टैली करना है कि 36 डिवाइडेड बाई 5 आता है या नहीं आता। मैंने बोला 12 दिन ये लगाता है और काम करता है जी कितना 3, और टोटल दिन मिला के दोनों जो काम करते हैं वो 5 करते हैं, तो 12 दिए 36/5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे काम को। मेरी यहाँ से ऑप्शन टैली कंप्लीट हो गई। अब जस्ट सपोज करो 4 पहला ऑप्शन ना होता, 5 पहला ऑप्शन होता। अगर मैं 5 को पहला ऑप्शन कंसीडर करूं, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। 5 को पहला ऑप्शन कंसीडर करूं तो ये 5 और 6, 5 दिया 15, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए आपके बच गया 9 दिन। और ये कितना हो गया 9 और 6 15 दिन, 9 और 15 हो गए, ठीक है जी। रेशो कितना आ जाएगा 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, रेशो आ जाएगा 5 और 3। यानी कि जो टोटल टाइम टोटल वर्क होगा वो कहीं ना कहीं 8 का या कि 2 का मल्टीपल होगा। टोटल वर्क ए प्लस बी का जो होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, मेरे को तो चाहिए 5 का मल्टीपल, ये ऑप्शन खत्म। चलो एक और पकड़ लेते हैं, 6 पकड़ लेते हैं। तो अगर ए 1/3 काम 6 में कर रहा है तो ए जो टोटल काम है वो 36 या 18 दिन में कंप्लीट करेगा। अगर 18 में करेगा तो x माइनस 6 की वैल्यू 18 हो गई, यानी कि बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी भैया जी हमारा करेगा 36 18 6 चौक 24 में। अगर मैं यहाँ से रेशो देखूं, टाइम का अगर रेशो देखूं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 36 18 और 6 चौक 24। अगर मैं वर्क का रेशो देखूं तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3। ये तो 7 का मल्टीपल बनना चाहिए, 7 का मल्टीपल तो है नहीं, 5 का मल्टीपल है। इस तरीके से आप इसके ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो फटाफट फटाफट। ज्यादा देर का काम नहीं है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। 2 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, वरना इसकी भी क्वाड्रिक बनेगी, फिर क्वाड्रिक में पजल हो जाओगे। जिसको क्वाड्रिक आती है उसको आती है, उसको मैं पढ़ा के करूंगा भी क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा खतरनाक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा खतरनाक है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 4 इयर्स। अब अमाउंट की बात कर रहा है, ध्यान रखना अमाउंट की बात कर रहा है। एंड 5 ईयर बिकम 10210.46 एंड 11027.30, यानी कि 4 साल में अमाउंट जो है वो इतना हो जाता है, 5 साल में अमाउंट जो है वो इतना हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे से पूछा है। मेरे को एक बात पता होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले साल के अमाउंट पे लगता है, यानी कि यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा वो एक्चुअल में चौथे साल के अमाउंट पे लगा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं, जो कि आ जाएगा आपका 4 और 8
पॉइंट लग जाएगा सेकंड पे, और 618 यानी कि 816.84 जो ये इंटरेस्ट इसने पे करा है वो एक्चुअल में लगा किस पे होगा, पिछले साल के अमाउंट पे। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है पहले साल कितना अमाउंट था, चक्रवृद्धि ब्याज वाले को तो पिछले साल के अमाउंट पे लगाना होता है, क्योंकि हर साल अमाउंट को इंटरेस्ट में प्लस करता रहता है। तो यहाँ पे अमाउंट लगा हुआ कितने पे, 106 यानी कि इतने पे 10210.46 पे। बस मेरे को यहाँ से परसेंट ही तो निकालनी है, पॉइंट से पॉइंट कट कर देते हैं। इसकी काटा पीटी करना तो बहुत भारी काम है भाई, मैं आपको सही बताऊं तो अप्रोक्स में ले लें, इसको अप्रोक्स में ले लें। एक काम करते हैं ना, इनको हटा ही देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। नीचे 4 6 था, ऊपर 8 4 था, तो घट बढ़ के थोड़ा बहुत ही आगे पीछे आएगा, वो देख लेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, इसको इससे काटेंगे तो ये 8.1 के अप्रोक्स आएगा मेरे हिसाब से। तो 8.1 के अप्रोक्स आएगा, तो इससे नीचे ही चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे 8% आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में तुक्के मारने पड़ेंगे वरना, क्योंकि कैलकुलेशन तो एक्चुअल में लंबी है ही। 6 8 और 1 9, 6 15, 2 और 1 3 और 1 4 नहीं कटेगा, 3 से भी कैलकुलेशन गड़बड़ है इसकी। तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ और दो तुक्के बनेंगे, दो तुक्कों में से एक तुक्का लगाओ, या तो 1/4 कटेंगे या तो उसके 3 गुना मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने भी होते हैं, 17 18, ठीक है 17 18 अच्छा होता है एवरेज। हाँ, तो अभी लास्ट तक कौन देख रहा है, काफी देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो एक सेकंड में बैठ 42 है। The average age of a group of 15 students is 28 year। 15 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 28 ईयर है। एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 2 इयर्स। एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हो जाती है 2 साल। व्हेन 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। 5 न्यू स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, यानी कि टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं 20। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, 20 बंदे हो गए और पर बंदे का जो एवरेज है वो 2 साल बढ़ गया, यानी कि टोटल पे 40 इयर्स इंक्रीज हो गया। अब यही तो 5 बंदे एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, यही 5 बंदे एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, यानी 5 बंदे 40 साल एवरेज जो है वो फालतू लेके आए। तो एक बंदा कितना लेके आया फालतू, 8 इयर्स फालतू लेके आया। 8 इयर्स फालतू लेके आया, पहले जो एवरेज था वो 28 था, वो 8 इयर्स फालतू लेके आया, यानी कि कितने साल का एवरेज आया, 36 इयर्स का वो एवरेज आया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज्यादा समझाने में टाइम लिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग पढ़िए, और मेरे हिसाब से 18 बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे मैं होमवर्क में ही दे देता हूँ डायरेक्ट। ए नंबर व्हेन रिड्यूस 20% बिकम, यानी कि 80% ये वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी है 360, और 100% आप लोग निकाल लोगे। उसके बाद 100% में इतना कितना इंक्रीज करा जाएगा, 585 हो जाएगी, आपसे पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। 18 के बाद 19, होमवर्क में दिया भी नहीं था कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला स्टडी द पाई चार्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The number of student in ECE is approximately what percent of number in CSC। ECE, ECE का जो परसेंट है 20% है, CSC का जो परसेंट है वो 30% है, तो कितने परसेंट अप्रोक्स है आपको पता है, 2/3 का मतलब होता है 66.66%, या फिर क्या बोलते हैं 66 2/3%। अब दोनों में से जो ऑप्शन में हो वो आप लगा देना। हाँ, और अप्रोक्सीमेट में आपका 67 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट में आपका 67 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों अंक जो है वो 5 से ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और सिंगल टच में, टच वुड, कंप्लीट हो गई क्लास। Congratulate to me। One pipe can fill a tank in 2 times as fast as another pipe। दो पाइप है, एक पाइप जो है वो सेकंड पाइप जो है, वन पाइप कैन फिल द टैंक 2 times as fast as, यानी कि अगर सेकंड पाइप अगर 2 टाइम ले रहा है तो ये 1 टाइम ले रहा है, ये तो कह रहा है भाई दुगनी तेजी से भर देता है। टुगेदर 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 42 मिनट्स। दोनों जो है 42 मिनट्स में भर देते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि
तो ये कितना टाइम लेगा, ये तो टाइम का रेशो हो गया ना, तो ये वर्क का रेशो कितना हो जाएगा 2 और 1 का, वर्क का रेशो कितना हो जाएगा 2 और 1 का। वर्क हो गया जी हमारा 3, 42 मिनट्स तक चले और 3 काम करते रहे, तो ये हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई। Then the slower pipe alone can do will be able to fill the tank in। तो स्लोअर पाइप कितनी देर में भर पाएगा, स्लोअर पाइप एक बार में एक काम कर रहा है, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 126 मिनट में इसको पूरा फिल कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपकी क्लास यहाँ पे खत्म होती है, 20 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास की क्लास हो गई। हाँ, इससे ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल मुलाकात होती है TGT-CS 24 जून सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ, या मे भी किसी और पेपर के साथ। धन्यवाद।